गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम लोग आज बात कर रहे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैट्स। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है उसके क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पहला ले रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 34 आपके मॉड्यूल में है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका ये मॉड्यूल में, और इसमें इन्होंने क्या दिया है मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आपसे रिलेट करिएगा। आप देखिएगा, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने क्या दिया, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा देयर इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है। E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है बेटा, इट इज केप्ट हियर। E इज यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म। क्लियर। ये कहते बताइए द इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज, कहते इस स्फीयर से जाने वाला इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो बेटा, आप ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से एंटर कर रही हैं, आप देखिएगा इस सरफेस से, तो आपको ये एंगल का अंदाजा नहीं होता है कि क्या है। और फ्लक्स तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। इसका मतलब ई डी एस कॉस थीटा होता है। थीटा एंगल नोन नहीं होता है। तो इस समय आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहली बात ये है। दूसरा ये बात आया कि वास्तव में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब इस स्फीयर से गुजरेगा तो वास्तव में जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से एंटर कर रही है, देखिए 1 2 3 4, अगर उतनी लाइन एग्जिट कर रही है तो तुम्हें पता है कि फ्लक्स एंटरिंग एंड फ्लक्स लीविंग अगर सेम होता है तो नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो वही लिख देना, सिंस नेट फ्लक्स थ्रू स्फीयर इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस साइड से जो फ्लक्स एंटरिंग है, इस साइड से फ्लक्स लीविंग है, वो 0 आने वाला है। तो एक का टोटल 0 आना है। इसका मतलब फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग जो बाहर जा रहा है, इसका टोटल 0 आएगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है, आप सभी लोग देखिएगा लास्ट लाइन, व्हाट इज द इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए जो इनवर्ड आ रहा है। तो हमें अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बताना है। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जरा ध्यान रखिएगा, इस स्फीयर में इसका सेंटर के ऊपर आप एक सर्कुलर प्लेट अज्यूम कर लीजिए। और ध्यान रखना, जैसे ग्लोब स्फीयर होता है उसमें सेंटर वाला स्फेरिकल प्लेट को अज्यूम करिए, और इस प्लेट के ऊपर अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। अगर परपेंडिकुलर पड़ रही तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और बेटा इसका जो एरिया वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर 0 आएगा। अगर आपसे कहा जाए स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स 0, क्यों, बिकॉज फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स लीविंग इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने फ्लक्स एंटरिंग पूछा है, तो बेटा ध्यान रखना, फ्लक्स एंटरिंग ये आएगा जो ये एंटर कर रहा है, और वो कितना फ्लक्स कर रहा है, ई डॉट, अगर आप इसका एरिया ए ले, ये एरिया ए ध्यान रखिएगा बेटा इस पूरे सर्कुलर प्लेट का है। तो देयरफॉर देखिएगा यहां पर क्या आएगा, फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू हाउ मच, ई डॉट, जैसे यहां डीएस था, डीएस की जगह हमने एरिया ए लिया है, तो ए कर दो बेटा, एरिया को ए कर दो, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा ई ए कॉस 180। और बेटे ध्यान रखिएगा ई ए एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। कृपया फिर ध्यान रखिएगा, एरिया स्फीयर का नहीं आएगा, एरिया इस सर्कुलर प्लेट का, ये जो सर्कुलर प्लेट है इसका एरिया आएगा। क्यों, क्योंकि इस सर्कुलर प्लेट के परपेंडिकुलर जा रही इलेक्ट्रिक लाइंस, और जब इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको क्लियर कट दिखता है, वो या तो 0 हो जाता है या 180 हो जाता है। तो ये आएगा cos 180 माइनस 1 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस ई पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो दिस आंसर विल बी करेक्ट हियर, राइट। क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है, मैंने तुम्हें 2 एडिशनल बातें बता दी है कि इस पूरे स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू फ्लक्स लीविंग 0 होता है। तो अगर इन्होंने कहा व्हाट इज फ्लक्स एंटरिंग,
तो फ्लक्स एंटरिंग में आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर इधर, तो ये कितने के बराबर आया, E A cos 180। अब एक और प्रश्न बेटा याद रखिए, अगर फ्लक्स लीविंग कहें तो फ्लक्स लीविंग बेटा ये जो सरफेस है इससे लीविंग फ्लक्स लीजिएगा, और लीविंग फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इधर ही आएगा, ए दोनों पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पर थीटा 180 के बजाय 0 आएगा, जब 0 आएगा तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। फ्लक्स लीविंग इतना ही होगा लेकिन प्लस में होगा, फ्लक्स एंटरिंग इतना ही होगा लेकिन माइनस में होगा। क्लियर? तो इसे नोट कर ले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आइएगा, हालांकि जो लोग उस जहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप वरी मत करें कि क्वेश्चन आपको दिख ही रहा, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर हम यहां पर ले रहे हैं 12 एंड इट इज ऑन पेज क्वेश्चन 12 एंड पेज 116। एक चीज देखिएगा क्वेश्चन में क्या ये बोलते हैं यहां पर, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L। बेटा बोला टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो बेटा इन्होंने ऐसे लिया, ये एक सपोर्ट है, यहां से दो स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग है इससे एक चार्ज ये अटैच्ड है और एक दूसरी स्ट्रिंग है इससे एक चार्ज अटैच्ड है। वैसे तो ये दोनों चार्ज पास में होंगे बेटा, ये पास में होंगे, लेकिन क्योंकि इन पे लाइक चार्ज है तो रिपेल करके यहां पर आए होंगे। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ जरूर इन्होंने L ले रखा है, लग सकते हैं आप। आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, इन्होंने बोला इसके बीच के डिस्टेंस को इन्होंने D लिया है और एक केस दे दिया है कि D इज वेरी स्मॉलर देन L, यानी ये डिस्टेंस जो है वो काफी छोटा है, यानी L काफी बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि D को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब ये एक अच्छी चीज डाली इन्होंने, ये तो ये IEEE में आया था सबसे पहले क्वेश्चन 2010 या 2011 में, उसके बाद नीट और बहुत से एग्जाम में आया है। अब कहते हैं इन दोनों स्फीयर के ऊपर जिसपे चार्ज Q है, इनका मास M होगा, इनका कुछ मास M रहा होगा, ये इनसे चार्ज लीक करने लगता है, यानी चार्ज बाहर जाने लगता है। जब इन पे चार्ज लीक होगा बेटा, ऑब्वियसली चार्ज कम हो जाएगा। जब चार्ज कम होगा तो ये जितनी दूरी पर फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये यहाँ पर स्टेशनरी है, अब जब चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा, यानी अंदर की ओर आने लगेंगे, धीरे धीरे नजदीक आएंगे। बेटा क्यों आएंगे? चार्ज डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कमजोर होगा, दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर। अब इन्होंने कहा एट द कांस्टेंट रेट, इसका मतलब द लीकेज ऑफ चार्ज इन्होंने दे दिया, इन्होंने ये क्वेश्चन में क्या दे दिया है, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज यानी dq/dt को इन्होंने कांस्टेंट बोल दिया है, तो लिख लीजिएगा। करेक्ट? एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विद द वेलोसिटी v। तो मैंने बताया दोनों स्फीयर एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, तो कहते हैं दोनों स्फीयर जिस वेलोसिटी से नजदीक आते हैं वो v है, तो इन्होंने वेलोसिटी v लिया, सिंबल दिमाग में रखिए। बेटा जब स्फीयर धीरे धीरे नजदीक आएंगे तो गति तो होगी, वो जिस गति से आते v बोला, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स एज। तो उन्होंने बोला है कि v जो है इन दोनों के बीच में अगर किसी समय डिस्टेंस x के बराबर आ जाए तो v में और x में ये क्या रिश्ता है, रिलेशन बिटवीन v एंड x। ये तो मैंने बस ऐसे लिखा, प्रपोर्शन नहीं पता नहीं, तो तुम्हें क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन v एंड x, राइट, ये पूछा। तो अब एक चीज देखिएगा बेटा, आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने शुरुआत में d दिया है। जब चार्ज इस रेट से लीक करेगा तो दोनों चार्ज नजदीक आएंगे, क्योंकि चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कमजोर पड़ेगा। तो तुम d को अब हटा दो, यहां पर क्या कहोगे, सपोज दीज टू चार्जेस स्टार्ट कमिंग क्लोजर विद दिस वेलोसिटी v and at any instant separation between them is x। तो हम ये लें, let at any instant separation is x है, और इसी x और v में रिश्ता बताना। तो इसको आप ऐसे करो बेटा, बताएं, देखो ये दोनों अगर इस जगह पर इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, अगर जब इक्विलिब्रियम है, ये तो हमने इंस्टेंटेनियस लिया है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में आप समझिएगा क्या हो रहा होगा, वेट mg नीचे लगेगा,
टेंशन स्ट्रिंग में टी लगेगा। अगर आप यहाँ पर एंगल लेना चाहें, आप देखो बेटा, ये एंगल अगर थीटा ले लें तो पता है एक कंपोनेंट इधर की ओर अगर ये एल लिखना है तो टी का एक कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी का एक कंपोनेंट बेटा इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, और बेटा इन दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो कितने के बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बेटा इंस्टेंटेनियस फोर्स है, ये आ रहा है। तो अगर आप इस केस में देखें तो मैं रिपीट कर देता हूं, इस बॉल के ऊपर या स्फेरिकल बॉडी जो चार्ज है इसके ऊपर या इसके ऊपर, इस पे भी ये सारे फोर्स इस पे भी लगेंगे। मैंने एक को पकड़ लिया, वेट mg, टेंशन t, टू कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगने वाला है। ये आ गया यहाँ पर, बोले इतना क्लियर है? तो आप देखिएगा हेयर अगर आप देखें तो t साइन थीटा कितने के बराबर है, t साइन थीटा इसके बराबर है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड टी कॉस थीटा इसके बराबर है टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा निकालते, क्यों आपको दिख जाएगा, डिवाइडिंग, डिवाइड करिए तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा यानी साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बेटा गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर ही कर देना, एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी आ जाता है। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, tan थीटा को हम अगर हटा करके कुछ, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने tan थीटा नहीं, इन्होंने सीधे दिया v और x में रिलेशन बताना है, तो आप एक चीज पता है, यहां पर आप इक्वेशन 3 लिखते हैं, देखो सिंस थीटा इज स्मॉल, तो तुम्हें पता है अगर एंगल थीटा छोटा होता है, देयरफॉर बेटा आपको पता है tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। जब थीटा बेटा एंगल छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा भी थीटा के बराबर, यानी कि आप टेन थीटा की जगह साइन थीटा यूज कर सकते हैं। जरा इस ट्रायंगल में देखना, इस एस को एस ले लो, इसे ए लिख लो, इसे अगर सी लिख लो, एस सी ए ट्रायंगल में देखो तो टेन थीटा कितने के बराबर, परपेंडिकुलर, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो बेटा ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, एक्स बाई टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एल, तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा आएगा x बाई टू एल, आई एम रिपीटिंग, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एल, ये आया। ये tan थीटा केवल x बाई टू एल यहाँ रख लो, तो x बाई टू एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, ये आएगा। ध्यान रखिएगा डी क्यू अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट दिया है, यानी हम इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करके Q की जगह डी क्यू अपॉन डी टी ला सकते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो देखो क्या हो जाता है, एक्स क्यूब एम जी, एक्स क्यूब एम जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के इंटू टू एल, इसे इक्वेशन 4 लिख लो, ये आएगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट अगर करें तो आप देखिएगा क्या आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर टू के एल अपॉन एम, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों बेटे, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी है और v भी है, वेलोसिटी तो वैसे ही पता है कि हम dx अपॉन dt से लिख सकते हैं, हमें इसे डिफरेंशिएट कर रहा है t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, आप सभी पता है d बाई डी टी एक्स क्यूब, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2kl अपॉन एम जी, और ये d बाई डी टी क्यू स्क्वायर आएगा। इसको तो पता चेन रूल से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी टी, ये चेन रूल लगाया बेटा। यहाँ पर 2kl को आप हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं आप बेटा, आप चाहे तो एक काम करिए, यहीं से प्रोपोर्शन का साइन हटा दी, लगा दी प्रोपोर्शन का साइन, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हटा लिए प्रोपोर्शन लगा दीजिए। यहाँ पे देखो क्या आएगा, d बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। वापस आइएगा, देखो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन यानी 3x स्क्वायर, dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, और क्वेश्चन में ध्यान रखना वेलोसिटी हमें पता करना है, तो यहाँ पर d बाई डी क्यू ये क्या हो जाएगा 2q, और इसे आप dq अपॉन dt लिख लीजिएगा, ये आता है। क्लियर? अब आप देखिएगा v और x में रिश्ता चाहिए, मामला सही चल रहा है, यहाँ v है यहाँ x है, तो x को इधर ले आते हैं, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 2q dq अपॉन dt अपॉन x क्यूब। अब आप देखिएगा
v आ गया, x आ गया, तो तुम कहोगे क्या सर v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब है? नहीं बेटा, अभी यहाँ वेरिएबल मौजूद है, क्योंकि तुम v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब तब कर सकते थे जब ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट है ही है, तो आप हटाना चाहो हटा सकते हो। देखो गिवन है क्वेश्चन में dq/dt इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शन के लगा करके हटा दो इसे, तो v इज प्रोपोर्शनल टू, और 2 भी कांस्टेंट, इसे भी हटा दो, q/x क्यूब आएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में कहते हैं v और x में रिश्ता बताएं, हमें v और x में रिलेशन चाहिए। हम v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब तभी कह सकते हैं जब q भी कांस्टेंट हो, लेकिन q तो कांस्टेंट है नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इससे लीकेज लगातार हो रहा है, तो इसके ऊपर रहने वाला ये चार्ज लगातार घट रहा है, तो आप इसको q को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 4, यहां से q² आप उठा सकते हैं। तो आप अगर इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 5 लिख दें, तो आप यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4। आप देखो बेटा, q² उठाओ यहां से, तो q, इवन q ही लिख लेते हैं। देखो q क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन इधर ले आइएगा, x³ mg/2kl, और इसकी पावर हाफ आ जाएगी। तो आप देखिएगा mg/2kl कांस्टेंट है, तो सीधे x को इस्तेमाल करो। देखो q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 बचेगा, और ये वैल्यू बेटा आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, जिससे ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें जिससे q गायब हो जाए। तो आप देखें इसे, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, क्या आ जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू, q की जगह लिख सकते हैं x पावर 3/2, और ये x पावर 3 ऊपर आके x पावर -3 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होंगी, तो x की पावर -3 प्लस 3/2 ये आएगा। ठीक है बेटा, एक मिस्टेक हुआ, ये x² था, तो देखो v इज प्रोपोर्शनल टू i, ये x नीचे हम ये क्यूब ले आए हैं, इट्स आवर मिस्टेक, ये x² है। ठीक है, जिसने आप बोला थैंक यू। ठीक बेटे, तो x² आएगा, तो यहाँ x² था, यहां पर आप देखना x² है, तो आप देखिएगा वापस आइएगा इक्वेशन 5 में q की जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे, और ये x² ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा। तो पता मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2। अब आप खुद देख लीजिएगा, देखो -2 3/2 क्या होता है, 3/2 इज 1.5, तो आप 2 में से 1.5 आप करेंगे तो -½ आएगा, x की पावर -½ ये आंसर आना चाहिए। तो हियर इज द आंसर। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड x, हियर इज द आंसर। क्लियर बेटा, आप नोट कर लें। With ball carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length and the equilibrium separation between them is r, right? तो इन्होंने डायग्राम बेटा शो करा, 2 पिथ बॉल है, वो ऐसे हैं बेटा, और यहां पर वो चार्ज रखती हैं, इनको चार्ज दिया गया है। तो जब चार्ज दिया गया बेटे, तो आप देखिएगा बेटा क्या होगा, जब चार्ज दिया गया है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, और इन्होंने क्वेश्चन भी से शो कर रखा है, इक्विलिब्रियम में इनके बीच का जो सेपरेशन है ये r है, और ये हाइट जो है ये y से डिनोट किया है। क्लियर? ये तो क्वेश्चन ये था बेटा, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इनकी लेंथ सेम ये सेम है बेटा। ये बेटा नीट 2013 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, the equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped at the half the height. अब क्या किया गया है, इस स्ट्रिंग को क्या किया गया है, इसकी ऊंचाई से, यानी ये देखो बेटा यहां से यहां तक ऊंचाई y है, इसके मिड में इस धागे को क्लैम्प कर दिया गया। मतलब अगला डायग्राम इन्होंने फिर क्वेश्चन में शो किया है, और ये नीट 2013 का है क्वेश्चन बेटा, नीट 2013। ठीक, अब आप देखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने कहा ये इस धागे को मिड में क्लाइम कर देते हैं यहाँ, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन चेंज हो जाए, तो इन्होंने मिड बोला, यानी ये डिस्टेंस y/2 है। कहते हैं अब बताइए नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा, मतलब ये इनके बीच की दूरी अब ये तो ना रहेगी भाई, ये तो बदल जाएगी। सपोज r' है, तो ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर बेटा? तो मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे दिया है, 2 स्ट्रिंग इक्वल लेंथ की है, इनको आपने यहाँ सपोर्ट से हैंग कर रखा है, 2 पिथ बॉल है, इन पे कुछ चार्ज है, चार्ज Q होगा, मास M होगा, ये आएगा।
इन दोनों में एक इस जगह पे जाके इक्विलिब्रियम पर आर डिस्टेंस पर ये दोनों इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर पे बैठ जाती हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर इन दोनों स्ट्रिंग को मिड पॉइंट पर क्लैंप कर दें तो बताइएगा अब ये सेपरेशन आर डैश इनका क्या हो जाएगा, ये पूछा है। क्लियर? तो मैं दोनों में अब प्रीवियस नॉलेज का जो तरीका है उसको अप्लाई कर रहा हूं, जरा देखिएगा। आप देखिएगा ये फिगर 1 है, ये फिगर 2। मैं फिगर 1 में बात कर रहा हूं। देखो बेटा ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। बताइएगा इस पे क्या लगेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। चलिए इधर स्पेस कम इधर बना लेते हैं। देखो बेटा ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर इसका वेट mg लगेगा, टेंशन T इधर लगेगा। आपको पता ये एंगल थीटा दिख ही रहा है। और क्या लगेगा बेटा, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe भी लगेगा और Fe इक्वल टू इस पे डिपेंड करेगा, हम देख लेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा kq² क्लियर? ये इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ये फोर्स तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। कंपोनेंट करो, देखो T का एक कंपोनेंट ये आएगा T cos थीटा। क्यों T cos थीटा आएगा बेटा, क्योंकि ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये टेंशन था। ये कंपोनेंट T sin थीटा आएगा। तो लिखिएगा इस वाले फिगर के लिए बात कर रहे हैं। देखो T cos थीटा ये बेटा इसके बराबर mg, T sin थीटा इसके बराबर kq²/r²। दोनों को डिवाइड कर दो, देयरफॉर डिवाइडिंग, आप अगर डिवाइड करें, जब डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस में सेकंड में थर्ड फर्स्ट को करिएगा बेटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा kq²/r²mg। ये इक्वेशन 3 है, इतना है। क्लियर? ये हमने बात किया फिगर 1। अब आइएगा फिगर 2 में। देखो फिगर 2 में जरा सा गौर से देखिएगा, ये सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो मान ले बेटा, आप ध्यान रखना ये डिस्टेंस तो y/2, सेपरेशन बदल के r डैश हो गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल भी बदल गया होगा, थीटा डैश है। तो इक्विलिब्रियम में देखो क्या आएगा, Fe डैश फोर्स आएगा, वो कितने के बराबर होगा kq²/r²। बेटा ध्यान रखना इन पे चार्ज यही है, ये जो यहाँ पर q और m था यही है, तो ये फोर्स तो यही रहने वाला है। वेट mg डाउनवर्ड आएगा, टेंशन T इधर होगा, एक कंपोनेंट थीटा डैश से T cos थीटा डैश, इधर की ओर क्या हो जाएगा T sin थीटा डैश। ठीक, अगर आइडिया हो तो फिर आप देख लीजिए, आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते हो। इस वजह से tan थीटा आया, Q ये यहाँ तो, लेकिन कर लेते हैं। देखो T sin थीटा डैश इसके बराबर T sin इक्वल टू kq²/r²। क्वेश्चन 4। और T cos थीटा डैश इक्वल टू mg, 5 नंबर इक्वेशन आया। डिवाइडिंग, आप डिवाइड करो इन्हें तो देखो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा डैश वुड बी इक्वल टू kq²/r²mg। फिलहाल इक्वेशन 6 ही आया। दिमाग में रखिएगा, हमें बेटा r डैश और r में रिश्ता निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं आपने देखा कि वो ऑप्शन केवल r के टर्म में दे रखे हैं। क्लियर ही आया? अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करो। तो अब हम जानते हैं क्या करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 और 6। तो लिखिएगा डिवाइडिंग 3 और 6, 3 और 6 इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। 3 ये है, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये kq² अपॉन देखो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश ये आएगा। और अगर आप देखें ये kq²/r²mg आएगा, kq²/r²mg ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r²mg अपॉन kq²। ये बेटा इससे कैंसिल हुआ, mg इससे कैंसिल हुआ, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल टू r² अपॉन r²। ये इक्वेशन फाइनली 7 नंबर आ रहा है। अब हमें इसमें tan थीटा डैश हटा लेना है बेटा, और r डैश की वैल्यू r के टर्म में लाना, r डैश की वैल्यू r के टर्म में लाना है। तो इतना नोट कर लो। हम फिर अब बेटा जानते क्या होगा, ये जो एक tan थीटा यहां से निकालेंगे और tan थीटा डैश यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, काइंडली लिसन। देखो बेटा हमें tan थीटा डैश की वैल्यू चाहिए। इन ट्रायंगल हम पहले ये ले रहे हैं।
देखो बेटा ये एस, ये अगर हम ए ले लें, ए और इसे सी ले लें, बताओ बेटा टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये कितने का है, r/2, टेन थीटा इन ट्रायंगल सी ए एस, ये आया टेन थीटा इक्वल टू r/2 अपॉन ये y, देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, तो सीधे r/2y लिख देते हैं, एक लाइन बचाते हैं, ये आया। अब आएगा इन ट्रायंगल, ये वाला ले रहा है बेटा, देखो ये, इसे अगर एस डैश लिख दो तो देखो टेन थीटा डैश क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये कितने के बराबर आएगा बेटा, r'/2। तो इन ट्रायंगल बेटा एस डैश, इसे ए डैश लिख लो, इसे सी डैश लिख लो, ए डैश सी डैश, देखो टेन थीटा डैश इज हाउ मच, लुक हियर बेटा, टेन थीटा डैश परपेंडिकुलर, ये कितने का, r'/2 अपॉन ये बेस आएगा y/2, तो ये तो कैंसिल हुआ, r' देखो r'/y, ये बेटा हमें टेन थीटा और टेन थीटा डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 7 में आप ऐसा करो, टेन थीटा की जगह ये लिख दो r/2y, r/2y, टेन थीटा डैश के लिए लिख दो y/r', तो ये y ऊपर चला जाएगा अपॉन r', राइट में देखिए तो r' अपॉन r², y कैंसिल हुआ, क्लियर बेटा। ध्यान रखिएगा हमें r' चाहिए तो इधर लिए जाओ, तो देखो बेटा क्या आएगा, 2r' इक्वल टू, सॉरी 2r' इक्वल टू आएगा r3, हमें r' चाहिए, तो r' इक्वल टू r3/2, तो r' इक्वल टू बेटा जानते क्या आएगा, देखो ये क्यूब है तो ये क्यूब है तो खत्म हो जाएगा, और 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो आंसर ये हुआ कि r' इक्वल टू r इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/2, 1/2 का क्यूब रूट आएगा, r/क्यूब रूट ऑफ 2, ये आला आंसर यहां तक सॉल्व करके दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर फर्स्ट है, आप अपने ऑप्शन में देख लें, क्लियर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q, टू पॉजिटिव आयंस है, दोनों पे चार्ज q है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो देखिएगा दो पॉजिटिव आयंस है, चार्ज q है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड दैट इज d, F is the force of repulsion between these ions, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन F है बेटा, ये देखो आ जाता है, the number of electrons missing from each ions will be if E is the charge on electron, तो number of electrons missing का मतलब समझे बेटा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पे लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज में ये कह रहे हैं मिसिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, तो तुम्हें पता कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन मिस कर देती है यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका तो ये पॉजिटिवली चार्ज रही होगी, तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, मान ले n है, लेट n बी द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले लें तो n भी द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन हो, तो पता q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है, ये भी q इक्वल टू n ही आ जाएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि मिसिंग इलेक्ट्रॉन जब मिस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताइएगा इनके बीच का फोर्स अब क्या होगा, बताइएगा फोर्स सभी को पता है 1/4πε0 q² होता है, आप ऐसा करो F इक्वल टू q को n ही कर लो, n² अपॉन 4πε0 d², इन्होंने n पूछा है तो n² इक्वल टू 4πε0 d² F/e², ये आ जाता है, तो अगर आप n निकालें तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू √4πε0 F d² अपॉन e² आता है, और n इक्वल टू देखो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। अब ऑप्शन आप मैच, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये बेटा AIPMT प्रीलिम्स 2010 में आया है, तो ये तो इन्होंने मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स इस ढंग से देखा है, इसमें ही बात की है, तो आप इसी से मिला लो, क्योंकि इनका ऑप्शन देखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर जो होल है उसमें सेकंड है 4πε0 F e² अपॉन d² दिया है, d² अपॉन, ये थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है, तो ये आंसर थर्ड जो होगा वो सही आएगा, क्लियर।